आप सभी को जय श्री राम। आज राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच बिलासपुर चैप्टर की ये आयोजित संगोष्ठी में आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय श्रीमान गोलोक बिहारी राय जी, सदस्य केंद्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्रीमान मेजर जनरल अनुज माथुर जी, प्रभारी पश्चिम क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, एवं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र गहवई जी, पूर्व अध्यक्ष बिलासपुर प्रेस क्लब, ब्यूरो चीफ News24 lalluram.com बिलासपुर। आप सभी का यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग मंच पर आसीन होने की कृपा करेंगे। हाँ हाँ अरे अभी चालू करवा रहे हो यार, सामूहिक समय में। आप सभी आगे की सीट्स में आ जाएंगे ना तो कार्यक्रम प्रारंभ कर लेंगे। आप सभी आगे की सीट्स में आ जाइए, पीछे बैठे हैं तो इससे बढ़िया। हम सभी के बीच में रायपुर इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान तौकीर रजा जी भी उपस्थित हैं। आपको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप ससम्मान आमंत्रित हैं। ये लाइव आ गई, लाइव ही चला रहा था इसको। मैं समस्त अतिथियों से दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अपील करती हूँ। आप सभी से आग्रह है दीप प्रज्वलन के लिए आए। किसी को भी राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं है। 10 आदमी नहीं है, बताओ क्या लोगों में भावना जगाएंगे। सबको ऊपर ही बुला लेते कम से कम, अच्छा लगता है। नीचे बैठ के बढ़िया बात। पहला भी दें भाई अपना अकबर सुनने नहीं आए भाई। इसके पश्चात मैं प्रसन्ना तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए।
सावधान उत्तिष्ठ। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले अबला के नुमाए तो बले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं। तुमि वेदा तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्मा तुम ही प्राण शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। जय। उपविष्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्ना जी। तत्पश्चात भारत माता का मंदिर या समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। आइए स्वागत की कड़ी की शुरुआत करते हैं। हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री गोलोक बिहारी राय जी, सदस्य केंद्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का स्वागत आदरणीय श्री गौरव सिंघल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच बिलासपुर इकाई। आप स्वागत करें आदरणीय मुख्य अतिथि जी का। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगी
श्री विवेक सिंघल जी अधिवक्ता उच्च न्यायालय को आप हमारे मुख्य वक्ता सम्माननीय मेजर जनरल अनुज माथुर जी प्रभारी पश्चिम क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का स्वागत करेंगे। आइए स्वागत की अगली कड़ी में श्री पंकज सिंह ठाकुर जी सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच अधिवक्ता को मैं बुलाना चाहूँगी। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जी का स्वागत करें। अब स्वागत की अगली कड़ी में मैं सीलू साहिब जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुंगेली एवं सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच बिलासपुर इकाई का आदरणीय डॉक्टर वर्णिका शर्मा अति विशिष्ट अतिथि जी के स्वागत के लिए मैं उनके आमंत्रित करना चाहूँगा। स्वागत की अगली कड़ी में मैं अमित सिंह चौहान जी अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को आमंत्रित करूंगा कि आज के वे हमारे विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र गहवई जी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं बिलासपुर प्रेस क्लब एवं वर्तमान में न्यूज़ 24 के ब्यूरो चीफ हैं, उनके स्वागत के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अति विशिष्ट कहता हूँ। इसके पश्चात मैं सीलू साहू जी को आदरणीय तौकीर रजा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी में सभी उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच बिलासपुर चैप्टर में मैं आप सबको सुरक्षा से एक तारतम्य बनते हुए सुरक्षा का संकल्प है, इसे टूटने नहीं देंगे, देश की आन पर कोई आँच आने नहीं देंगे, मिलकर करेंगे रक्षा हर कोने हर दिशा की, क्योंकि भारत माँ का मान किसी से घटने नहीं देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच बिलासपुर चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के अक्षुण्णता के लिए हमारे अतिथियों से जानेंगे कि आज के परिदृश्य में हमें कितनी जागरूकता और सामर्थ्य रखनी होगी ताकि हम अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध सदैव रख सकें। अब मैं सीधे ही उद्बोधन की कड़ी को शुरुआत करना चाहती हूँ कि उद्बोधन की इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आग्रह करना चाहूँगी विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री वीरेंद्र गहवई जी पूर्व अध्यक्ष बिलासपुर प्रेस क्लब, आपको मैं आग्रह करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आप उद्बोधन दें।
आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अनुज माथुर जी, मुख्य अभ्यागत आदरणीय गोलोक बिहारी जी, आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी और डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, सामने बैठे सभी मेरे भाई बहन और इस कार्यक्रम जो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है बिलासपुर चैप्टर, उसके सभी पदाधिकारीगण, जब से ये देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो ये सोचा गया था कि दो देश मिलकर भाई भाई की तरह रहेंगे, छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, देश का बंटवारा होने के बाद जो छत्तीसगढ़ी में जिस तरह से कहते हैं कि बांटे भाई पड़ोसी हो गए, और जब बांटे भाई पड़ोसी बन गए, ओखरबाज से दोनों के बीच में संवादहीनता शुरू हो गई। आपस में झगड़े शुरू हुए, विवाद शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर दें। खासकर आज का जो सब्जेक्ट है कि नो मोर पाकिस्तान, जैसे ही ये सब्जेक्ट आप सुनेंगे, आपके दिमाग में, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपका खून खौल उठेगा कि किस तरह से आज़ादी के समय, उसके बाद लगातार कई युद्ध हुए, कारगिल युद्ध हुआ, और जो भी हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं उसके पीछे एक देश का नाम सामने आता है जिसका नाम है पाकिस्तान। आतंकवाद जिस तरह से पनपा, वहाँ के आसपास के इलाकों में जो हमारी सीमाएं हैं, वहाँ के रहवासियों को जिस तरह से तकलीफ शुरू हुई, लगातार ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान से हमारा भाई जैसा संबंध हो, जैसा पड़ोसी से संबंध होता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी हमसे वो संबंध रखना ही नहीं चाहा। कश्मीर अधिकृत करने के अलावा अपने ही देश में वो घिरा हुआ है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, यहाँ के लोगों को अस्थिर किया जाए, और लगातार हमले, चाहे संसद में हो, चाहे लाल किला पर ब्लास्ट हो। आपको जब भी आप सुनेंगे एक देश का नाम आता है जिसका नाम है पाकिस्तान। ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करें। देश की सीमाओं में जो लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, हम सबको भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और उसी जागरूकता के तहत लगातार ये आयोजन किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम जागरूक रहेंगे तो आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे ही न रहें, खुद भी इस बात को समझें कि किस तरह से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक केवल सीमाओं पर नहीं, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो आपके साइबर अटैक हो, नकली नोट हो, या आतंकवाद को बढ़ावा हो, या खालिस्तान जैसी मांग हो, इस तरह से मांग करके लोगों को भड़का के एक दूसरे को लड़ा के ये काम किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि आप सभी अपने दायित्वों को समझें, इस बात को समझें कि किस तरह कोई देश जो हमारा कभी भाई था,
जिसे हमने अपना पड़ोसी समझा था, और कहते हैं कि जब बंटवारा हो जाता है तो भाई तो दूर चला जाता है, पड़ोसी सबसे नजदीक होता है और पड़ोसी पहले पहुंचता है। लेकिन जो पड़ोसी हमें अस्थिर करने पर लगा हो, उस पर भरोसा कर पाना बहुत कठिन है। नो मोर पाकिस्तान से आप ये मत समझिए कि वहां के लोगों से किसी का विरोध है। वहां भी अच्छी सोच के लोग होंगे, लेकिन वहां की सेना, वहां के जो सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि भारत सही तरीके से रहे। और हमारी जितनी जनसंख्या है, हम लोग जितने लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके से बांट कर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट कर लड़ाने की कोशिश हो रही है। ये बाहर के देश कर रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। और हम एकजुट रहेंगे, हमें जितना तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हमारी एकजुटता बढ़ेगी, और एकजुटता बढ़ेगी तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे देश की सीमाओं पर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जब तक वो असुरक्षित है, हम असुरक्षित हैं। इसलिए यह जरूरत है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इन बातों को अच्छी तरीके से समझें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें लड़ाने भिड़ाने की कोशिश कौन देश कर रहा है और उसे क्या फायदा है। जब हम इन बातों को समझ जाएंगे, तब हमारा देश हर ओर खुशहाल हो जाएगा। जब तक सीमाओं में लगे जो भी प्रदेश हैं, वहां के लोग सुरक्षित नहीं, हमें अपने दायित्वों को समझकर, एक्टिव होकर उसका निर्वहन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, आप सादर आमंत्रित हैं। मंचासीन आदरणीय श्री गोलोक बिहारी राय जी भाई साहब एवं हमारे मुख्य वक्ता मेजर जनरल श्री अनुज माथुर जी सहित डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी एवं श्रीमान तौकी रजा जी एवं ब्यूरो चीफ साहब से आज ही परिचय हुआ तो उनको भी, मंच को सामूहिक रूप से मेरा नमन। सभागार में मेरे सामने बैठे जितने भी आप बंधुजन आए हैं, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते आपके पास समय की कमी भी रहती है, परंतु आपने आज समय निकाला, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कल भी हमारी एक गोष्ठी थी, उस गोष्ठी में कुछ बातें संक्षिप्त में रखी गई तो बाद में मुझे कहा गया कि आप शब्दों की कंजूसी नहीं करिए। आज प्रयास रहेगा कि शब्दों की कंजूसी ना हो। विषय की भूमिका रखने के लिए मुझसे पहले वक्ता ने कुछ बातें रखी, मैं उनमें कुछ बातें जोड़ूंगा। हो सकता है ऐसा लगे कहीं पर हम थोड़ा सा अंतर भी करें। पाकिस्तान से ही शुरू करेंगे। पाकिस्तान की नींव रखी गई ये सोचते हुए कि ये एक इस्लामिक मुल्क बनेगा, राष्ट्र बनेगा, पर क्या वो मुसलमानों के हकों को संरक्षित कर पा रहा है? क्या वहां पर रहने वाले लोग, उसके नागरिक नहीं कह रहा हूं, क्या वहां रहने वाले लोग सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा इस्लामी जगत में अभी विषय फिलिस्तीनियों का बना हुआ है। एक पाकिस्तान के बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने यह बात रखी कि जब गाजा पीस प्रोसेस के लिए अभी वहां पर वो युद्ध विराम लगा है, तो उस पीस प्रोसेस के लिए वहां पर कुछ सेना बल रखने की एक योजना है ताकि युद्ध फिर से ना फूटे।
उसमें उसने दावा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उसने मांगे सैनिक, कि आप इस्लाम के आधार पर निर्मित एक राष्ट्र हैं, आपके पास जो सेना है वो प्रशिक्षित है, आप यहां पर उनको भेजिए पीस कीपिंग फोर्स के नाते गाजा में। उसका दावा है कि ऐसी मांग करी गई थी। ऐसा नहीं है कि मांग नहीं करी गई थी, इस पर भी आऊंगा। उन्होंने पलटकर उत्तर दिया कि $10,000 प्रति सैनिक मैं लूंगा। ये सुर्खियों में बनी हुई है बात। जहां पर यह कहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों की कोई नस्लकुशी हो रही है और वे उस अत्याचार के खिलाफ हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी वो वोट करते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल उनके साथ बुरा कर रहा है, वहां पर अपनी सेना को युद्ध के लिए नहीं, एज ए पीस कीपिंग फोर्स की यहां पर युद्ध विराम लगा है, ये बना रहे, उतने ही प्रयास के लिए यदि सैनिकों को भेजना है तो उसमें भी जियारत शब्द पता है? जियारत मतलब सौदेबाजी। उसमें भी सौदेबाजी है। $10,000 का एक सैनिक वहां जाएगा। भाड़े पे हैं ये सैनिक या भाड़े के गुंडे हैं? गाड़ी में आते आते हमारी एक बात हो रही थी कि इंटरनल सिक्योरिटी में सत्ता को जब केंद्रित किया जाता है और उसको जब अपना निशाना बनाया जाता है तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कई प्रयोग किए गए, माओवाद की शक्ल में, आतंकवाद की शक्ल में, साइबर क्राइम की शक्ल में। पर एक उसका पहलू होता है जब सत्ता के ऊपर से आपका विश्वास उठना शुरू हो जाए, क्योंकि सत्ता है क्या? समाज का एक व्यापक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। आपने, मैंने, सबने मिलजुल कर पीढ़ी दर पीढ़ी मान लिया कि एक सत्ता नाम की कोई चीज है, वरना कुछ होता है क्या सत्ता? समाज ने माना तो निर्माण हो गया। समाज ही उसको मानना बंद कर दे धीरे 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 धीरे, तो सत्ता भी रहती है कि नहीं रहती? नहीं रहती। आप कल को पूरा छत्तीसगढ़ मान ले, एक समूह ने माना था ना सीआरपीएफ और पुलिस कुछ नहीं है तो माओवाद पनप गया, पूरा प्रदेश मान ले तो कहां है सरकार फिर? तो सरकारें, सत्ता समाज से विकसित होती है, समाज कल्याण के लिए होती है, और हम खुशकिस्मती से ऐसे मुल्क में, ऐसे राष्ट्र में हैं जहां पर सारी सरकारें और राष्ट्र हित कार्य सत्ता माध्यम से होते हैं। वे हमारे विरोध में नहीं है, हमारे समर्थन में, हमारे साथ चलती है। ये परंपरा है हमारी सभ्यता की। सत्ता का यह विवरण मैंने इसीलिए किया क्योंकि हम हर गोष्ठी में कहते हैं पाकिस्तान के लोग नहीं हमारे को बुरे लगते। पाकिस्तान के लोग, मेरा मतलब वहां के नागरिक नहीं, क्योंकि उसमें जो रहने वाले हैं वो अपने आप को वहां के नागरिक मानते नहीं है, परंतु उसकी सीमा के अंदर रहने वालों को कुछ तो कहना है सामूहिक रूप से। तो पड़ोसी हमारे जो हैं भाईचारे के, वो हमें ऐसे बुरे नहीं लगते। पाकिस्तानी सत्ता से प्रॉब्लम है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि सत्ता वो है भी कि नहीं। जब वहां के जितने भी प्रांत हैं, सारे प्रांतों ने ये मिलकर निर्णय ले लिया और वहां के लोगों ने ये मान लिया कि हम इस पर कोई भरोसा नहीं करते, ये हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है, यह सरकार हमसे निर्मित नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई एक तंत्र प्रणाली है। तो अब से मैं भी पाकिस्तानी सत्ता, पाकिस्तानी स्टेट के बजाय पाकिस्तानी शोषण तंत्र प्रणाली का ही शब्द प्रयोग करूंगा। क्यों? जितने भी वहां पर ये तंत्र प्रणालियां हैं, इनके खर्च और इनके जीवन के ऐशो आराम के लिए कई हजारों करोड़ रुपए हर वर्ष, जो कल एक आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई थी कुछ दिन पहले, कल मैंने उसको पढ़ा, 6% जीडीपी का जो खर्च है वार्षिक इनका है। जीडीपी का 6% इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले कुछ चंद लोगों के खर्च हैं। आप मान सकते हैं कुछ गिनती के लोगों के साल के खर्चे 6% ऑफ जीडीपी हों?
तो ये सरकार भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है। रही बात सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति की, जितने भी यहां पर आंदोलन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन हो, चाहे वो सराइकिस्तान के आज़ादी के आंदोलन हो, चाहे वो पश्तूनिस्तान वजीरिस्तान के आज़ादी के आंदोलन हो, या सिंधु देश के आंदोलन हो, पीओजे के पीओजी भी तो हमारा ही है। वो तो इन्होंने जबरन अनाधिकृत रूप से उसमें अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इनमें से किसी की भी ये मांग नहीं है हमारे को पैसे कम देते हो, पैसे ज्यादा दिया करो तो हम तुम्हारे साथ रह जाएंगे। इनमें से किसी ने ये मांग नहीं करी कि हमारे गांव से बच्चों को सरकारी नौकरियां ज्यादा मिले, जिस दिन मिल जाएंगी तो हम तुम्हारी सरकार का समर्थन कर देंगे। इन सब की एक ही पुकार है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे लोग, हमारे मूल्य, हमारी जीवन पद्धति को जीवित रहने दो। तुम यहां पर आकर जेनोसाइड करते हो, ये जेनोसाइड मत करो। और वो जेनोसाइड का भाव कैसे पैदा होता है? जब आप इन सब समाजों के लोगों को दोहरा सौतेला व्यवहार प्रदान करते हैं। वे सेकंड क्लास सिटीजन हैं। अब ये सेकंड क्लास सिटीजन क्यों है, ये इतिहास आपको बताएगा। अब प्रश्न एक और उठता है, इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है? अभी हमने स्टेट की बात करी, आर्मी की बात करी, इनके दर्शन की बात करी, सामाजिक व्यवस्था संस्कृति को लेकर क्या है। अब हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। इनका सबसे बड़ा उत्पाद क्या है, को बता सकता है? कपास नहीं। अभी सबसे बड़ा इनका एक्सपोर्ट क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है ड्रग्स। अनऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियली बताइए, वो डिक्लेयर्ड है क्या? आतंकवादी नहीं, नहीं, वो भी गधे। ये वास्तविकता है साहब। बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गधे। आधी अर्थव्यवस्था फॉरेन एक्सचेंज की गधे पैदा करने और एक्सपोर्ट करने पे लगी हुई है। मैं गधों को बुरा नहीं मानता, बेजुबान है, बहुत मेहनती है, वफादार भी है और कार्य में आता है। इनसे बेहतर है ना, ताली मार सकते हैं। पर बेचारा बेजुबान, यही इनका भी आधार बना हुआ है। जब इतनी सारी बातें हो चुकी तो प्रश्न उठता है कि ये अस्तित्व में क्यों है और अस्तित्व में कैसे है। ये एक विमर्श का बिंदु, एक चर्चा का बिंदु हमारे बीच में होना चाहिए। कोई देश गरीब है, ये कोई सवाल नहीं है, ये उसके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कोई देश एक प्रकार का उत्पाद बनाता है, उसके आधार पर एक अर्थव्यवस्था खड़ी करता है, ये प्रश्न नहीं है कि वो उत्पाद क्या है। ये तो हम क्योंकि उसको एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रहे हैं तो हमने उसको इस तरह से तंज कसते हुए यहां चिन्हित कर दिया। प्रश्न ये है कि वह उस अर्थव्यवस्था का कर्ता क्या है और वह अर्थव्यवस्था में और सामाजिक कल्याण में कोई रुचि रखता भी है कि नहीं। इन सारी बातों को इकट्ठे करेंगे तो समझ में आता है कि उसकी समाज कल्याण में, प्रशासन में, सुप्रशासन में, सामाजिक व्यवस्था में किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना उसको धन एकत्रित और या अर्जित करने में या उसकी पैदावार में कोई दिलचस्पी है। तो ये जीवित कैसे है? 24 बेल आउट IMF से मिले हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ इसके पास स्पेशल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो ये मानवाधिकारों के ठेकेदारों से प्रश्न करना भी हमारा एक दूसरा बिंदु है। आप और मैं आपस में चर्चा करेंगे, कहीं कहीं लिखेंगे, कहीं से तो बात चलेगी तो ये इन तक पहुंचेगी।
हम भी यात्रा कर रहे हैं देश भर की, लिख रहे हैं जगह जगह 50 भाषण, 50 गोष्ठियां, 50 सेमिनार, 21 प्रांत देश भर में घूम रहे हैं, इसीलिए कि यह आवाज पहुंचे, ये प्रश्न पहुंचे कि आपको भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। ऐसे तंत्र को जीवित रखने में आपका योगदान है। आतंकवाद ये नहीं करेंगे। ये प्रश्न आपसे करना पड़ेगा। अपने ही वहां पर जिनको ये अपना कहते हैं उन पर भी आतंकवादी अपनी गतिविधियां चलाते हैं, क्षेत्र में भी आतंकवाद फैलाते हैं, विश्व में भी आतंकवाद फैलाते हैं। तो इनके तो सारे पैरामीटर फेल हैं, फिर भी इनकी किस बुनियाद पर आप पैरवी करते हैं, किस बुनियाद पर आप इनको सत्ता में बना के रखते हैं, कैसे यहां पर आप डेमोक्रेसी का ये जो खेल नचाया जा रहा है इसको आप कैसे रचने देते हैं। एक प्रधानमंत्री इनका जेल में है, आर्बिट्ररी जुडिशियल कस्टडी में था, फिर आर्बिट्ररी इनकार्सरेशन में है, अब जुडिशियल कस्टडी से आर्बिट्ररी इनकार्सरेशन में है, जहां पर इसका कोई अता पता नहीं था 1 महीने तक ये जिंदा है कि मर गया। उसकी बहन को जाना पड़ा देखने के लिए कि ये जिंदा भी है कि नहीं। फील्ड मार्शल अपने आप को सुपर प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। इनके जो मौजूदा पीछे सर ने पूछा था एक गोष्ठी में कि उनके पीएम का नाम क्या है, तो किसी ने शाहबाज का, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या तुमने शरीफ नहीं बोला उसको। तो इनका जो ये पीएम है वो भी गायब था 2 दिन के लिए। पीएम लापता है, अब तो आ गया है, पर 2 दिन ऐसे थे, 2 रातें ऐसी थी जब पीएम लापता था। जब पीएम लापता है, एक पीएम जेल में है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया है, आप ऐसे शासन और डेमोक्रेसी को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? कैसे उसको कह सकते हैं कि आप जब तक डेमोक्रेसी है तब तक आईएमएफ आपको फंड दे सकता है? ये क्या है? इनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की अगर तरफ ध्यान देंगे तो आप एक एक प्रांत को गिनते चले जाइए, समझ में आ जाएगा कहां पर आपको इन्होंने इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का खेल दिखाया, कहां टॉर्चर का खेल दिखाया, कहां पर इन्होंने रेप, जेनोसाइड, इन्फेंट किलिंग, एब्डक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, कहां क्या नहीं दिखाया। आपको ऐसे ऐसे पैरामीटर डेटा में देखने शुरू हो जाएंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं देखे थे कि ये कोई ऐसा भी कोई बिंदु हो सकता है क्या। हमारे थाने चले जाइए, यहां पर कोई कभी बिंदु देखा है कि इस महीने कितने लोगों को मारकर कचरे के डब्बे में पाया गया? वहां ही अलग पैरामीटर है बलूचिस्तान में। मर्डर एंड डंप कि इस महीने कितने लोग कत्ल कर कूड़े के डब्बे में मिले, मृत्यु के बाद भी उसको किसी प्रकार की गरिमा प्रदान ना हो तो कूड़े के डब्बे में मिले। ये इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। तो कैसे ये, क्यों ये, कैसे ये और क्यों ये प्रश्न बनता है। ये हम पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा तो ये बात कहीं पहुंचेगी। सिंध ऐसा एक प्रांत है जिसका कहते हैं कि जमीनी विभाजन नहीं हुआ, पूर्ण रूप से रेजोल्यूशन पास कर पाकिस्तान के साथ वो विलय हो गया और स्वेच्छा से उसने रेजोल्यूशन पास किया, ऐसा बताते हैं। सदन में भी खड़े होकर इनके लोग ऐसे ऐसे भाषण देते हैं। उनका भाषण एक हुआ जिसमें कहता है ऋग्वेद यहां रचे गए, सिंध के नाम पे हिंद, हिंद के नाम पे हिंदूस, हिंदूस के नाम पर इंडिया और हिंदू सारे हैं, तो हमसे नहीं, तो हमारे प्रांत से तुम हो। ये ऐसी भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं अपने लोगों के बीच में। ये भूलते हैं कि सिंधु के नाम पर ये है, सिंधु के नाम पर सभ्यता है, और हमारी सभ्यता के भाईचारे के लोग सिंध में रहते हैं, जिनके ऊपर ये अपनी एक्सप्लॉयटेटिव एजेंसीज को छोड़ते हैं। हमारे भाईचारे के हैं, हमारे ही सभ्यता के अंग हैं। आज भी वो मूल्य वहां पर कहीं ना कहीं जीवित है। कट्टरपंथी रूप वहां पर नहीं जन्मा क्योंकि सभ्यता के चिन्ह वहां पर थे और वो
कट्टरपंथी आक्रांताओं के विरोध में खड़े होते हुए ऐसे नए विचार को जन्म दे गए जो वहां पर फिर भी सूफी के नाम पर चलता रहा। आज वहां पर पानी नहीं है। जिसका नाम सिंधु नदी पर हो वहां पर पानी नहीं है। वहां पहुंचने से पहले पानी ले लिया जाता है। वहां पर जो एक चीफ मिनिस्टर या उसका स्टेट का हेड इसके विरोध में खड़ा होना चाहता था कि पाकिस्तान में हम विलय नहीं होना चाहते, हम एक यूनाइटेड इंडिया देखना चाहते हैं, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके 1 वर्ष बाद ही वहां पर रेजोल्यूशन लाया गया कि अब तुम सब यहां पर साइन करो, नहीं तो जैसे तुम्हारा मुखिया मारा गया वैसे ही तुम भी मारे जाओगे। ये विलय है, सिंध का विलय ये है। उनकी आजादी का आंदोलन, उनकी राष्ट्रवादी विचार का आंदोलन इसी नींव पर टिका है कि हमें तो षड्यंत्र से तुमने अपने साथ विलय कराया, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बलूचिस्तान में 4 मुख्य छोटे छोटे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, जिनमें से कलात सबसे बड़ा था। लास बेला, खरान और मकरान, 4। मकरान को इंडिपेंडेंट स्टेट माना गया, बाकियों को प्रिंसली स्टेट माना गया। इनके जमगढ़ से बना, अलग अलग कबीलाओं के चीफ से बना बलूचिस्तान। ये इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में निकल कर आया था 47 में। जिन्ना ने इनके साथ खेल खेला और बाद में पता चला कि कलात के जो खान थे वो गए और कहा कि भाई साहब, मैं तो इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, ना भारत में ना पाकिस्तान में, मेरे को अपनी इंडिपेंडेंस दे दीजिए। उन्होंने कहा चल ठीक है, दे दी। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चर्चा चलनी शुरू हुई और कुछ ही दिनों में पता चला उस पर भी अग्रेशन किया गया, उस पर भी धौंस-धपड़ करी गई, आर्मी को एस्टैब्लिश किया गया और कहा कि अब मन नहीं कर रहा तुम्हारे को इंडिपेंडेंट रहने देने का, तो ऐसा करो तुम ये पाकिस्तानी हो जाओ, बंदूक की नोक पे। उनकी राष्ट्रवादी और उनकी अस्मिताओं की आजादी का जो आंदोलन है पाकिस्तान से अलग होने का, उसकी नींव में ये है कि जब हमारा खान तुम्हारे साथ आना नहीं चाहता था, हम उसके समर्थन में नहीं थे। और कबीले, ये तो छत्तीसगढ़ भी ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल चीफ्स के सामूहिक निर्णय के बिना क्या कोई एकदम से कह सकता है कि सारे ट्राइबल चीफ्स एक दिशा में चलेंगे, इनसे बिना सलाह मशवरा करे? नहीं कह सकता। तो मुखिया को तो आपने बंदूक की नोक पर नाल के सामने रखकर मंगवा लिया कि जी साइन कर। पीछे तो सारी जमात खड़ी है, वो तो नहीं मानते इस बात को, आज तक लड़ रहे हैं, आज तक अपने बच्चे उनके यहां पर यतीम हो रहे हैं। ऐसी ही कहानियां आपको इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो सहज रूप से मिलती हैं, बहुत गूढ़ अध्ययन ना करें तो भी मिलती हैं। जवाब है हमारे पास। ChatGPT बाबा कह रहे हैं हम जवाब देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर हर स्थान पर आपको कोई ये कहानी मिलेगी। इनकी राष्ट्रवादी आंदोलनों की नींव किन बिंदुओं पर टिकी है, किस शिलाधार पर है, इसको जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ये लेजिटिमेट आंदोलन है, ये इलेजिटिमेट आंदोलन नहीं है, ये जबरदस्ती के आंदोलन नहीं है, ये विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन नहीं है। हमारा धर्म है कि हम इन आंदोलनों को बल दें और ऐसी नवीन औपनिवेशिक सत्ता प्रणाली को चुनौती दें। हमारे आंगन में तो नहीं होगा ये। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं क्या? ना, नहीं उठाते। उठाते हैं। अपने आंगन में जो हो रहा है उसके लिए नहीं उठाना है। तो मेरा ये इतना ही आग्रह है कि इससे पहले मैं और इसकी गहराई में, परतों में जाता रहूं और हमारा समय बीत जाए, संशोधन करना था शब्दों की कंजूसी का, आज नहीं करूंगा कहा था। प्रयास किया है, फिर भी कम शब्दों में अधिक बताने का। मेरी बातों को ग्रहण करने के लिए और मेरे को ऐसे मुस्कुराहट के साथ सुनने के लिए आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहती हूँ मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान गोलोक बिहारी राय जी, सदस्य केंद्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, उद्बोधन के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अभी विक्रम जी ने बहुत सारी बातें आपसे रखी। मूल प्रश्न है, दुनिया के समक्ष जो संकट खड़ा होता है वो मानवता के ऊपर बड़ा संकट खड़ा होता है। जहां मानवता क्रूरता से जूझती है उसको शैतानियत कहते हैं। दुनिया के अंदर जब भी शैतानी शक्तियां, क्रूर शक्तियां खड़ी हुई, जो मानवता के ऊपर अत्याचार की, सृष्टि पर अत्याचार की, उसे निजात निकालने के लिए दुनिया ने एक ही उपाय खोजा, उसका अंत करना। चाहे वो राक्षसी शक्ति रहे हो, असुर शक्ति रही हो, जो भी क्रूर शक्तियां थी, हम अपने से व्यथित नहीं है। जो मानवता के ऊपर क्रूरता हो रही है उससे व्यथित है। – 2019 में चौदह फरवरी को एक दुर्घटना घटी। पुलवामा के अंदर 45-46 भारतीय सैनिकों को बम ब्लास्ट से उड़ाया गया था, विस्फोट करके। उस समय कुंभ का दौर चल रहा था, कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ था। घटना के फैलते ही शाम में जब सब जगह सूचनाएं फैली, जहां पर बिल्कुल अध्यात्म का माहौल था, जहां पर धार्मिकता का माहौल था, हर एक पंडालों में भजन कीर्तन चल रहा था, संतों का प्रवचन चल रहा था, एकाएक कुछ ही क्षणों में दिखाई पड़ा कि सारे पंडाल शांत हो गए। उनके आध्यात्मिक प्रवचनों को रोकने कोई नहीं आया था। घटना कश्मीर के अंदर घटी थी। परंतु वहां जहां पर आधुनिकता का, अध्यात्म का प्रवचन चल रहा था, वे सारे एकाएक रुक गए। अर्थात वो धर्म पर नहीं, देश पर नहीं, मानवता के ऊपर हुआ अत्याचार था, क्रूरता थी, जो धार्मिक माहौल को भी शांत कर दिया। हम ये मानते हैं भक्ति का माहौल, धार्मिक माहौल बड़ी अस्थाई माहौल होता है, वैराग्य का स्थिति होता है, दूसरी चीजें वह प्रभावित नहीं करती है, पर वह भी शांत हो गया। तो ध्यान में आया कि इस तरह की कुकृत्य करने वाले का अंतिम यही उपाय है, उसका न होना। जब कभी भी हम दुनिया में किसी आतंकी घटना की विश्लेषण करते हैं, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुई हो, चाहे पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर हुई घटना हो, आप तो की कार्टून को लेकर, जर्मनी के अंदर घटी घटना हो, इंग्लैंड के अंदर घटी घटना हो आतंकी,
सारी आतंकी घटनाओं की जब जांच होती है, उसकी अंतिम कड़ी आकर लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से जुटती है। अर्थात जो भी ये घटनाएं होती हैं आतंकी, दुनिया में क्रूरता की, वह आकर पाकिस्तान से जुड़ती है। कहीं ऑस्ट्रेलिया में होता है, कहीं भी होता है, भारत के विभिन्न शहरों में होता है। अंतिम कड़ी पाकिस्तान होता है। इतना बड़ी क्रूरता मानवता के ऊपर जो खड़ी है, एक अत्याचार मानवता के ऊपर जो खड़ी है, वैश्विक मानवता के ऊपर, तो जब भी मानवता के ऊपर क्रूरता हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उसका अंत करना पड़ा। रावण का अत्याचार था, वो मानवता के ऊपर था, क्रूरता मानवता के ऊपर थी। कंस का अत्याचार था, क्रूरता मानवता के ऊपर थी। असुरों का अत्याचार हुआ, क्रूरता मानवता के ऊपर थी। समाज ने, दुनिया ने, देश ने उसका अंत किया। और पाकिस्तान नाम की जो चीज है, उसकी तो आधार ही है क्रूरता, अत्याचार मानवता पर। ये दुनिया आज 21वीं सदी में चल रही है, लोकतंत्र की सदी। कभी दुनिया में उपनिवेश हुआ करते थे, गुलामी की प्रथाएं थी, एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाकर अत्याचार करना, उसका शोषण करना, उसका दोहन करना, उसके अधिकारों का हनन करना, यह काम चलता था। 20वीं सदी का अंत, 21वीं सदी के प्रारंभ आते आते ये सारी चीजें दुनिया के अंदर से, ये जो मिसाल बना हुआ था अत्याचार का, शोषण का, अर्थात उपनिवेशवाद का, इसका अंत हुआ। दुनिया में इसे कलंक माना गया। कॉलोनिज्म को, उपनिवेशवाद को दुनिया ने कलंक माना। कहीं भी हो, चाहे अफ्रीका के अंदर हो, चाहे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हो, दुनिया इसे कलंक मानी। और वहां के लोगों ने इससे संघर्ष किया, उसका अंत किया। दुनिया इस पर एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग कर कर उपनिवेशवाद को समाप्त की। परंतु आज भी यदि कहीं दुनिया में उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म अस्थायी दिखाई पड़ रहा है, तो पाकिस्तान। दुनिया के शेष सारे हिस्से से उपनिवेशवाद खत्म हो गया। पाकिस्तान में आज भी उपनिवेशवाद बना हुआ है। विक्रम जी ने भी आपको बताया, विक्रमादित्य जी ने, कि कलात जो है बलूचों का अपना एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। वो जिस दिन से पाकिस्तान का उसे अंग बनाया गया, अर्थात पाकिस्तान ने हठात जबरन उस पर कब्जा किया, उसी दिन से वो अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। 1948 से अपनी मुक्ति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा। केवल एक बलूचिस्तान की बात नहीं है। आगे जनरल साहब बताएंगे। पश्तून समाज, यह भी एक स्वतंत्र कौम है, सदियों से रही है। वह अपने को पाकिस्तान का अंग नहीं मानती है, वह अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है। सिंधु देश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है।
जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वह अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान अनाधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है पीओजेके जिसके कहते हैं, वो अभी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, छटपटा रहा है कब हम खुली हवा की सांस ले। वो अपने पड़ोस में खुली हवा देख भी रहा है। इतनी बड़ी दुनिया में यदि अत्याचार, शोषण, उपनिवेश का यदि उदाहरण है तो वो पाकिस्तान है, जहां आज भी उपनिवेशवाद चलता है। इन सारी चीजों को यदि मानवता के ऊपर यह कलंक है तो इस कलंक को हटाना दुनिया के दायित्व है, सभी का दायित्व है। मानवता, धर्मी जो भी है सबका दायित्व है। ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं, ये किसी क्षेत्र की लड़ाई नहीं। आज हम चर्चा चल रही थी कि फिलिस्तीन के अंदर 50,000 से अधिक लोग मार दिए गए। अरे फिलिस्तीन में 50,000 मारे गए हैं। आप एक बलूचिस्तान जिसकी एक बहुत छोटी आबादी है, वहां पर अभी तक 50,000 से अधिक बलूच गायब कर दिए गए हैं वर्षों से। कोई 20 वर्षों से गायब है, कोई 30 वर्षों से गायब है, कोई 10 वर्षों से गायब है। वहां पर कोई मानवीय मूल्य और अधिकार है ही नहीं है। पाकिस्तानी सेना आती है, बलूच को उसके घर से उठाकर ले जाती है। घर वाला, कोई समाज यदि कोई आवाज उठती है, हम इंट्रोगेशन के लिए ले जा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीत जाता है। न कोई न्यायिक प्रक्रिया, न कोई चीज, न उनको कहीं जेल किया जाता है, न किसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत होता है। बरसों बीत जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता है। एक दो नहीं, 50,000 बलूच पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर गायब किए गए। यही हालत पश्तून की है, पश्तूनिस्तान की। हजारों हजार पश्तून। वहां तो एक युवक, 27 वर्ष का एक युवक मंजूर पश्तून ने एक नारा दिया, जब इस तरह से लोग गायब कर दिए जाते थे, अत्याचार होते थे, क्रूरता होती थी, तो उसने कहा कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी, अर्थात सेना पाकिस्तान की, और लाखों की संख्या में पश्तून उसके पीछे खड़े हो गए। वजीरिस्तान पश्तूनिस्तान की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा। तो ये सारे जो आंदोलन वहां चल रहे हैं, चाहे वजीरिस्तान का हो, बलूचिस्तान का हो या सिंध देश का हो, ये सारे आंदोलन मानवता के प्रति क्रूरता के खिलाफ में चल रहा है, मानवीय अधिकारों के लिए चल रहा है। उनका भी ह्यूमन राइट्स है ना, तो उनकी मानवीय अधिकारों के लिए चल रहा है। यही हालत क्षेत्रीय पहचान को लेकर भी पाकिस्तान के अंदर एक सराइकी भाषा बोलने वालों की एक पहचान है, परंतु देखने में क्या आता है कि नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई पहचान ही नहीं है। सराइकी भाषा यदि बोलता है तो पाप करता है, उसे उर्दू बोलना चाहिए, इसलिए उस पर अत्याचार होता है। पंजाबी, वहां सेना की जो कौम है वो पंजाबी होता है, पंजाबी अत्याचार होता है। पाकिस्तान के पंजाब के अंदर कुछ 250-300 परिवार हैं, वही पाकिस्तान की सत्ता उनके हाथ में, पाकिस्तान का राज्य उनके हाथ में। स्टेट भी नहीं, पाकिस्तान के 250-300 परिवार, उनकी अपनी सेना है, उनकी सारी सत्ता है। और पूरे पश्तूनिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर, सिंध देश के ऊपर
गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, मीरपुर मुजफ्फराबाद के ऊपर, जिसे शारदा पीठ भी जानते हैं, अत्याचार करते हैं। तो उनके मानवीय मूल्य नहीं है, उनके मानवीय अधिकार नहीं है। तो इस तरह का शैतान दुनिया में जब भी असुर हुआ है, रावण हुआ है, इस तरह का दानव, तो एक कर्तव्य बनता है कि उसका अंत हो। और अब तो हम नहीं, पाकिस्तान के लोग भी इसी बात को गा रहे हैं। भारत से 1946-47 में कुछ लोग गए थे, बड़ी उल्लास के साथ धार्मिक जुनून जब उनके ऊपर सवार हुआ मजहबी, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की एक कल्पना देते हुए और पाकिस्तान बनाने के लिए गए। उनको मुजाहिद कहते हैं, मुहाजिर कहते हैं। और वे मुहाजिर जब पाकिस्तान में गए तो उनको लगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है, हम तो पाकिस्तान में दोयम दर्जे का भी नागरिक नहीं है। वे आंदोलनरत हुए और वे अपनी आइडेंटिटी के लेकर चिंतित हुए और एक अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। उनके एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं डॉक्टर असरार अहमद, वो भी मुहाजिर थे, वे भी भारत से ही पाकिस्तान गए थे। अपने समय में वो पाकिस्तान के बहुत बड़े चिंतक माने गए, कहलाए। डॉक्टर असरार अहमद अपनी तकरीर में जब बयान करते हैं उस क्रूरता की, उस अत्याचार की, तो अंत में कहते हैं कि ये पाकिस्तान कुछ दिनों में नहीं रहेगा, 21वीं सदी के तीसरे दशक तक आते आते पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। ये पाकिस्तान को बहुत बड़े चिंतक माने गए, उनकी ये युक्ति है, डॉक्टर असरार अहमद। दुनिया के बहुत सारे रणनीतिकार जो रणनीति विषय पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे रणनीति के विद्वान क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड, इसने एक पुस्तक लिखी, ए नेशन विदाउट नेशनलिज्म, एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रीयता ही नहीं। पाकिस्तान किसी अपनी भौगोलिक क्षेत्रीय पहचान के कारण नहीं बना, उसकी कोई ऐसी भौगोलिक क्षेत्रीय अस्मिता नहीं रही। मजहबी पहचान को लेकर पाकिस्तान का निर्माण है। तो दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होंगे जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम उनका मजहब है, परंतु किसी एक भी देश की राष्ट्रीयता इस्लाम नहीं है, उसकी पहचान इस्लाम के कारण नहीं है, उसकी अपनी मिट्टी से पहचान है। चाहे तुर्की हो, चाहे अरब हो, कोई भी देश हो, उसको अपनी मिट्टी से पहचान है। पाकिस्तान है ये एक ऐसा देश है जिसकी मजहबी पाकिस्तान, तो मजहबी की राष्ट्रीयता हम भी हैं। एक हिंदू है, नेपाल भी हिंदुओं का देश है। हम कोई नेपाली यदि यहां पर आता है तो हम ये नहीं कहते कि हिंदू आया है, लाहन से, काठमांडू से कोई हिंदू आया है, हम यही कहते हैं कि नेपाली आया है। उसकी अस्मिता, उसकी पहचान नेपाल की जमीन से, उसकी परंपरा से, उसकी इतिहास से, उसकी अस्मिता पहचान हिंदू धर्म से नहीं।
हम भी भूटान में जाएं, नेपाल में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम यही पहचान हमारी होती है, एक भारतीय आया है। वैष्णव हिंदू सनातनी होने के कारण मेरी पहचान नहीं बनती। मुझे भी हमारी पहचान होगी, रहती है, सबकी रहती है मुझे भी पहचान। तो कहा कि ऐसा राष्ट्र जो दुनिया में है जिसकी अपनी पहचान ही नहीं है, कोई सांस्कृतिक गौरव जिसका नहीं है, जिसकी कोई परंपरा नहीं है, जिसके पुरखे नहीं है, गौरवशाली पुरखों का इतिहास नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं रह सकता। उसी तरह एक दूसरा बड़ी आश्चर्य की विषय, आज से 10 वर्ष पहले से लेकर अभी तक अफगानिस्तान की जो हालत थी, हम यही कह सकते हैं कि अफगानिस्तान एक बड़ी कमजोर राष्ट्र है, जहां विकास नाम की चीज नहीं है। वो टिकाऊ होगा या ना होगा वो देश, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। उसके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, व्यवस्था के नाम पर जर्जर है। आज से 20-25 वर्ष पहले एक ग्राम डी कैप्लान करके एक रणनीति विषय पर लिखने वाला लिखा, द एंड ऑफ द अर्थ। उसमें एक चैप्टर उसका है कि दुनिया में अफगानिस्तान रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। बड़ी आश्चर्य लगता था, जिस देश के पास इतनी बड़ी अच्छी रेगुलर सेना है, जिसकी एक शासन प्रणाली है, जिसके पास एटमी हथियार है, वो देश विनष्ट हो जाएगा। जो देश सब दृष्टि से जर्जर है वो रहेगा। बड़ी आश्चर्य लगता था कि कहाँ बैठे हुए भांग वांग खाकर ग्राम डी कैप्लान ने ऐसा लिख दिया क्या अपनी पुस्तक द एंड द अर्थ। आज महीनों दिन पहले ध्यान में आया, एक रात में पाकिस्तान की 50 चौकियों पर अफगान अर्थात तालिबान ने कब्जा कर लिया। वो पश्तून अस्मिता, अफगानिस्तान की अस्मिता उनकी जग गई। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, हम तालिबानी ट्रेनिंग लेकर हमको किसी समय पाकिस्तान ने उकसाकर अफगानिस्तान भेजा था। वहां तालिबान का प्रभाव बन जाने के बाद 30 से 40 हजार तालिबानी जो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, फाटा के रहने वाले थे, वो वापस आ गए। उनको लगा कि हमारी जो पहचान है वो तो पश्तूनों से है, पश्तूनिस्तान से है, अर्थात अफगानिस्तान से है। हमारे पूर्वज डुरंड रेखा को माने नहीं। जब कभी अंग्रेजों ने उस समय के भारत और अफगान के बीच में एक लाइन खींच दी, अफगान लड़ाई के बाद, ब्रिटिश अफगान लड़ाई के बाद डुरंड रेखा उसको कहते, उसने कहा कि हम माना नहीं, कभी पाकिस्तान बन गया फिर भी हम इसको नहीं माने, ये डुरंड रेखा हमारी बंटवारे की लाइन है। तो हम तो अफगानिस्तानी ही है, हम तो पश्तूनिस्तानी ही है, पश्तून है। तो वह तालिबानी जो 40 से 50 हजार, 30 से 40 हजार तालिबानी जो कभी भ्रम में पैदा करके अफगानिस्तान में गए थे तालिबान के सामर्थ्य को खड़ा करने, और वो वापस आए, उनको लगा कि नहीं, अब तो इस पाकिस्तान के साथ रहना उचित नहीं। और मात्र अफगान के तालिबानी व्यवस्था ने एक कहने के लिए आक्रमण किया जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, रेगुलर फोर्स, अस्थाई फोर्स पाकिस्तान के पास है। जो हम जानते हैं कि सेना की जो 3-4 अंगें होती हैं, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, जल सेना होती है। तो वायु सेना और जल सेना तो तालिबान के पास है ही नहीं है, बेचारा उसका स्वरूप ही नहीं देखा, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं जानता है।
और तब वो तालिबानियों ने 50 चौकियों के एक रात में कब्जा कर लिया। जो न्यूज आया कि तालिबान ने आक्रमण करके पाकिस्तानी चौकियों को कब्जा किया। अब लग रहा है कि यदि पश्तूनिस्तान, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान की भावना यही जागृत बनी रही तो प्लान की भविष्यवाणी सही निकलेगी कि अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे में रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो ये टूटता बिखरता जर्जर पाकिस्तान जो दुनिया की मानवता के प्रति खतरा है, जो दुनिया का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, एक ऐसी सदी में हम लोकतंत्र मानते हैं, लोकतंत्र ही जहां नहीं है दुनिया में कहीं भी, जब दुनिया नई व्यवस्था में करवट लेती है दुनिया का कोई भी हिस्सा, तो पता चलता है कि वहां लोकतंत्र आ गया। उस नई व्यवस्था में लोकतंत्र की लहर चलती है, दौड़ती है। ये लोकतंत्र का दुश्मन है, ये मानवीय मूल्यों का दुश्मन है। इसलिए अब अधिक पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का न होना आवश्यक है। विश्व की मानवता के कल्याण के लिए, दुनिया में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, दुनिया में शांति और विकास के लिए, पाकिस्तान का केवल भारत की सुरक्षा के लिए नहीं कि हमारे यहां आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती है तो पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि ये आतंकवादी मानसिकता के दुनिया से विलुप्त होने के लिए उसकी अंतिम जड़ पर प्रहार अर्थात पाकिस्तान का न होना। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा की यदि कोई दुनिया में पॉलिसी बने तो सबसे पहला उसका कार्यक्रम उस पॉलिसी का होना चाहिए कि दुनिया के अंदर क्रूरता नाम की चीज का यदि समाप्ति करनी है, अत्याचार की समाप्ति करनी है, शोषण की समाप्ति करनी है, मानवता का विकास करना है, शांति और विकास की दिशा को दुनिया यदि तय करनी है, तो इसके लिए पाकिस्तान का न होना ही आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी कड़ी में जिन्हें नींद प्यारी नहीं, जागते हैं रात भर, मुल्क की सलामती का बोझ है जिनके हाथ पर, सलाम उन वीर जवानों को, उनके हर जज्बे को, जिनकी बदौलत महफूज है ये गुलशन, ये घर। आज उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय मेजर जनरल अनुज माथुर जी, प्रभारी पश्चिम क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, आप उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। अति सम्माननीय मान गोलोक बिहारी जी, मंचासीन अन्य लोग और यहां पर उपस्थित भाइयों और बहनों, इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। नो मोर पाकिस्तान। मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा कि नो मोर पाकिस्तान का नो मोर एक तो मैं इन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया था माइक्रोफोन, इसलिए मुझे थोड़ी देर इसका प्रयोग करना पड़ा। अब मैं आपके सामने आकर के इसको छोड़ के आपसे बात करना चाहता हूं। अब मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे तक? यस सर। यस सर। अब तो मैं वो भी नहीं करवा सकता जो मैं हर जगह करवाता हूं, लेकिन प्रयास करता हूं अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार बिलासपुर को गुंजायमान करने
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस प्रकार से इतने लोगों ने भारत माता की जय पुकारी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को परेशानी होनी शुरू हो गई होगी। आपको मैं 2-4 चीजें ऐसी बताऊंगा। पहले तो मैं माफी के साथ आपकी बात से शुरू करना चाहता हूं। इन्होंने कहा न्यूज 24 के चीफ एडिटर साहब ने कि 2 देश हैं जो कि एक दूसरे को निस्त नाबूद करने पर आमादा है। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। एक देश है जो दोनों को निस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहा है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और वही पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहा, कर रहा है। आमतौर पे मैं ये बताया करता हूं कि ये बात हमको सबको, ये बात हर बार मैं कहता हूं, और हर बार मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये बात आपके जीवन में भी उतर करके आए। अंग्रेजी में कहूंगा, पॉजिटिविटी may not guarantee success. Positivity may not guarantee success, but negativity guarantees failure. सकारात्मकता सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन नकारात्मकता असफलता की गारंटी है। इसमें कोई शक ना रखें। तो अपने आप को सकारात्मक सोच में डालने की आवश्यकता है। अब ये बात मैंने क्यों कही? ये जो देश है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की बुनियाद नकारात्मकता पर है। इस पाकिस्तान की बुनियाद झूठ और फरेब पर लिखी गई है। मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं आपसे भी वो प्रश्न करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहां से कोई ना बोले कि भारत के विभाजन का मूल कारण क्या था? भारत के विभाजन का, नई जनरेशन आप बताएं, भारत के विभाजन का मूल कारण? नहीं मूल कारण तो क्या? जिन्ना और नेहरू। यस यस, सत्ता की लालसा और धर्म आधारित देश। और यदि मैं कहूं कि आप लोगों से किसी से भी मैं सहमत नहीं हूं, अपना बता दीजिए। अपना बता दीजिए, मैं अपना बता देता हूं। ये बात समझने की है हमको कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं था। अगर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होता तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं होते। अगर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होता तो जो पाकिस्तान आज पाकिस्तान है, सब लोग, सारे वक्ताओं ने कहा, वो मुसलमानों पर अत्याचार नहीं कर रहा होता। 2 उदाहरण और बताऊंगा मैं आपको कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है। बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, वहां 40 लाख मुसलमानों का कत्ल, मुसलमान बंगालियों का कत्ल इस पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान जो हमेशा कहता है कि गाजा में मुसलमानों के ऊपर
फलस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहता है कि नहीं कहता है? ये पाकिस्तान 1972-71-72 में जो ब्लैक सितंबर का आपने सुना होगा, फलस्तीनियों ने जॉर्डन में शरण ली, उसके बाद वहां कोई अपराइजिंग हुई फलस्तीनियों की। उस समय जियाउल हक, जो कि आगे जाकर के पाकिस्तान का मिलिट्री शासक बना, जियाउल हक जॉर्डन में पोस्टेड था और जॉर्डन में पाकिस्तान की सेना से मदद मांगी गई कि इस अपराइजिंग को रोको। और उस पाकिस्तान ने जो आज फलस्तीनियों के नाम पर राज करना चाहता है पाकिस्तान में और गुमराह कर रहा है दुनिया को, उस पाकिस्तान के एक मिलिट्री ब्रिगेडियर ने कुछ दिनों में 27,000, राइट, 27,000 फलस्तीनियों को कत्ल कर। फिर भी आप समझते हैं कि ये धर्म है? ये सबसे बड़ा अधर्मी पाकिस्तान है। अब मैं आपको इसकी वास्तविकता बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि उसका इससे कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। ये अंग्रेजों ने एक सैकड़ों सालों से सोवियत विस्तारवाद और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही। अंग्रेजों को उस सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए एक जगह ऐसी चाहिए थी, एक ऐसा जिसको कि वो कब्जे में रख सकें, ताकि वो सोवियत विस्तार को ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। आप लोग जा सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, गूगल गॉड आजकल सब कुछ बता देते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ग्रेट गेम क्या था। ग्रेट गेम का परिणाम था कि वो अंग्रेज चाहता था कि उनके कब्जे में रहने वाला एक जगह हमारे पास हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे चीजें थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, जो कि उनको सोवियत संघ के विस्तारवाद पर नजर लगाने के लिए, उसको चेक करने के लिए जरूरत पड़ी। अब उनको मालूम था भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, आपके सामने तो यार भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए वो चाहते थे कि एक छोटा पिट्ठू जो कि उनकी बात सुनता रहे, वो उनके पास हो। इस वजह से उन्होंने दो काम किए। पहला काम, भारत की सेना का ये जो मैं पूछूंगा आपके हिसाब से 1945 में भारतीय सेना की संख्या क्या रही हो? आज बता देता हूं, आज 13 लाख है हमारे पास सैनिक। कमाल, somebody अंदाजा लगाए, क्योंकि आपको पता नहीं है, कोई अंदाजा लगाए। 50,000। 50,000। कोई और अंदाजा? 65,000। वेरी गुड। कोई और अंदाजा? एक और, उसके बाद मैं आपको बताऊं। 25,000। आपने बहुत सही कहा, 25 सही है। 1000 को लाख से रिप्लेस कर दीजिए। 1945 में उस समय की ब्रिटिश इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेनाओं की तादाद 25 लाख थी, और ये 25 लाख सेना ऐसी सेना थी जिसने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, पहला विश्व युद्ध लड़ा, पूरी तरह लड़ने को तत्पर, पूरी तरह ट्रेंड, पूरी तरह जिसे कहना चाहिए जज्बात के साथ सेना हुई। जब उनको पता लगा कि हमें ये भारत को छोड़ के जाना है, तो उनको लॉर्ड वेवल ने एटली को लेटर लिख के बोला था
कि अगर आप इस देश को इतने बड़ी सेना के साथ छोड़ के चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 2 साल में उन्होंने जितने भी अंग्रेज हिंदुस्तान में थे उनको तो वापस भेजा और भारतीय सेना को 25 लाख से कम करके 3.4 लाख पे ले आए। हमारी अपनी रेजिमेंट में पता नहीं कितनी यूनिट्स को डिस्बैंड कर दिया। उसके बाद इसको 2 से विभाजित किया, आधी सेना पाकिस्तान को दे दी, आधी हिंदुस्तान को। उसके बाद इस बात का यकीन किया अंग्रेजों ने कि दोनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं वो अंग्रेज रहे। वजह कुछ भी रही, आपको 50 वजह इसकी मिल जाएंगी। किताब पढ़े कोई भी खोल के, वो कहेगा भाई आपके पास थे नहीं, उनके पास ये नहीं था, वो नहीं था, सब बेकार। उन्होंने कब्जा अपने पास रखा। फिर उन्होंने कश्मीर का जो कांड है उसके पीछे अंग्रेजों का हाथ था। और फिर हम ये हर बार कहते हैं कि नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशंस में। जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था 1947 में, वो ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश टू ब्रिटिश माइंडसेट हुआ था। अंग्रेजों ने एक अंग्रेजी मानसिकता का व्यक्ति भारत में छोड़ा। अब यह समझने की जरूरत है कि उस समय जो कश्मीर में जब भारतीय सेनाएं आगे बढ़ रही थी तब किसको परेशानी हुई। अब मैं आपको एक भौगोलिक वास्तविकता बताता हूं कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, ये इलाका साउथ एशिया में इस इलाके के ऊपर कंट्रोल, पामीर नॉर्थ है ऊपर से, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना चाहता आपको। इस इलाके का कंट्रोल सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में कंट्रोल करने के लिए वहां से उसको उसकी उस चीज की जरूरत है, भौगोलिक में। अब उनको लगा कि ये भारतीय सेना अगर जाकर के पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा कश्मीर ले लेगी, जो कि हम ले लेते, तब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव डाला कि आप इस लड़ाई को यहां रोको ताकि वो जगह डिस्प्यूटेड रह जाए और वहां पर इनका कंट्रोल रह जाए। इस बुनियाद पर इस नापाकिस्तान का उसके बाद पूरी कहानी विक्रम ने और माननीय गोलक जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो जनरेशन तैयार की जाती है, पाकिस्तान के बच्चों को जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो एक चीज पढ़ाते हैं कि भारत से नफरत करो और दूसरा आपको कश्मीर पाकिस्तान में हर कीमत पर मिलाना है। बच्चा जन्म के बाद दुआ सलाम बाद में सीखता है, भारत से नफरत करना पहले सीख सकता है। और यही चीज है जिसको पाकिस्तान प्रयोग में लाता है, क्योंकि जनरेशन उन्होंने तैयार कर दी। अब आज का पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी, उसका एक ही मकसद है कि भारत को कैसे नीचे गिराया डाला जाए, बस, चाहे वो खेल का मैदान हो या कोई और। अब जब भी उनके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, आंतरिक समस्याएं, आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है, पीओजे में हो रहा है, जब भी वो होते हैं तो वो अपने अवाम को एंटी इंडिया रेटोरिक का चूर्ण खिलाते हैं और उनको इस बात का उनको यकीन है कि वो चूर्ण जब वो खिलाएंगे तो शायद पाकिस्तान एक आवाज में आ जाएगा। और ये अभी तक शायद हो भी रहा है, लेकिन अब
पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि पाकिस्तान का असल शत्रु कौन है। क्या मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से कि पाकिस्तान का असल शत्रु कौन है? हाँ बच्चे, स्वयं। ओके, वेरी गुड। स्वयं में कौन? हाँ, यस पॉइंट। सर मिलिट्री लीडरशिप। यस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान की सेना है। ये बात मैं हर एक मंच पे कहता हूं कि हर देश के पास सेना होती है। पाकिस्तान एक अजीब और गरीब देश है जहां सेना के पास है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। जब बता रहे थे विक्रम की 6% जीडीपी, ये 6% जीडीपी कहां जा रहा है? ये 6% जीडीपी जाता है पंजाबी सुन्नी मानसिकता के लोग, जो कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, सियासत, इसमें है। मैं आपको बाद में बताता ये बात, लेकिन चूंकि अभी आ गई है मुझे याद, मैं अभी बता देता कि ऑपरेशन सिंदूर का इतना असर क्यों हुआ पाकिस्तान के ऊपर कि उनका पागल मुल्ला मुनीर फ्लोरिडा में जाके कहता है कि अगर हमारे देश के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आई तो आई विल टेक हाफ द वर्ल्ड विद मी, आधी दुनिया में तबाह कर दूंगा, क्योंकि वो खौफ जगा है। और वो खौफ कब और क्यों आया, ये बात अगर हम समझ जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि नो मोर पाकिस्तान की वजह क्या है। वो खौफ इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान का रियल जो मतलब पाकिस्तानी वाले जानते हैं वो ये है कि पंजाब के रहने वाले सुन्नी मुसलमान एक क्लास है और बाकी सब दोयम, बता रहे थे, दोयम भी नहीं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। और यही वजह है कि पाकिस्तान पंजाब को छोड़ के सब जगह आतंक फैला करके मानव अधिकारों का हनन करके, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। और ऑपरेशन सिंदूर बता रहा, पहली बार हमने जाकर के पाकिस्तान के पंजाब का दिल दहलाया है। पहली बार उनके मुरीद के पर, जो कि लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है, वहां हमला हुआ है। पहली बार बहावलपुर में हमला हुआ है, पहली बार नूर खान पे हमला हुआ है, पहली बार किराना हिल के ऊपर हमारा ब्रह्मोस जाकर के गिरा है। और जब पंजाब में बारूद गिरता है तो पाकिस्तान की आत्मा हिलती है। और अब जब पंजाब में हमने बारूद गिराया, सैकड़ों लोगों को खत्म किया, आपने देखे होंगे वो चित्र, जब उनके जो आतंकवादियों के जनाजे में सैकड़ों इनके जनरल वनरल घूम रहे थे। इस मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि मेरा पूरा परिवार मर गया, मैं स्वयं क्यों नहीं मर गया। मेरे कौन मर रहा है? भगवान। I can't do anything. Let it be, let it. टीवी वाला ढूंढ रहा होगा। तो जब तक, अब ये बात मैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनसे एक मैं किस चैनल पे बैठ के बात कर रहा था, उनको मैंने यही कहा कि आप कितना भी शोर मचाते रहो खैबर पख्तूनख्वा में, जब तक आपकी आवाज और आपकी गूंज पिंडी में नहीं जाएगी, इस्लामाबाद नहीं, पिंडी, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत इस्लामाबाद में नहीं है, पाकिस्तान की ताकत रावलपिंडी में है, क्योंकि वहां पर उनका मिलिट्री का हेडक्वार्टर। जब तक चोट पिंडी में नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट।
और यही वजह रही कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को तेल मिला है। हमको इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि हम क्यों नो मोर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। माननीय इंद्रेश जी भाई साहब हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो जन्मता है वो मरता जरूर है, जो जन्मता है वो मरता जरूर है। भारत लाखों साल पुरानी सभ्यता शाश्वत है। भारत पाकिस्तान का 1947 में जन्म हुआ था। झूठ की बुनियाद पे 150 साल जिंदा रह के ये अपने जनाजे में खुद शामिल हो जाएगी। अब ये इसको करने में इनकी मदद कर रही है उनकी आर्मी। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के 14 अगस्त के बाद से लेके आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, पहली बात तो प्रधानमंत्री हुई बहुत कम है, किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया, किसी भी, एक भी एक्सेप्शन नहीं। जबकि हमारे देश में 17 वर्ष तक लगातार कंटिन्यूटी रही, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने रहे। उसको अब हमारे देश को तो छोड़ दें, जो बात कंपैरिजन करना ही मेरे ख्याल से देश को, अगर भारत पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करता है वो मेरे हिसाब से थे। पाकिस्तान इज नथिंग। अब 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। अय्यूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। 3 बार उनके कॉन्स्टिट्यूशन का सस्पेंशन हो चुका है। और सबसे बड़ा प्रयोग अब 4 दिसंबर को उस पर मोहर लग गई है कि असीम मुनीर के पास असीम ताकतें आ गई। असीम मुनीर 5-6 बिंदु मैं बता सकता हूं। असीम मुनीर को कोई तीनों सेनाओं का प्रमुख बन गया है। असीम मुनीर को लीगल इम्यूनिटी प्राप्त है, कोई केस उस पर नहीं हो सकता। अगले 5 साल तक वो पाकिस्तान की 1-2 कहावतें मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी सेना के बारे में एक बात कहावत है कि पाकिस्तान की सेना इतनी जबरदस्त सेना है कि इसने कोई भी जंग आज तक नहीं जीती, कोई भी इलेक्शन आज तक नहीं आया। और वो इलेक्शन को भी मैं एक शब्द से रिप्लेस करना चाहता हूं, वहां इलेक्शन नहीं होता, वहां सिलेक्शन। और ये जो असीम मुनीर है, इनको क्या था कि ये रिटायर हो रहे थे अभी 27 नवंबर को इसी वर्ष। उसके बाद 2 साल बाद वहां पर सिलेक्शन कमेटी बैठने वाली थी प्रधानमंत्री के लिए। तो उनको लगा कि उस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कोई और होगा अगर उनको 5 साल का एक्सटेंशन ना मिले तो उन्होंने अपने आप को ये 5 साल का एक्सटेंशन दिलवाया। अब इसके पीछे ताकत कौन है? इसके पीछे ताकत है अमेरिका। कि वो अमेरिका है जिसमें वही ट्रंप जिसने 2018 में एक इंटरव्यू देके कहा था कि हमने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए और उन्होंने वो अरबों डॉलर आतंकवाद में खर्च कर दिए। आज वही ट्रंप असीम मुनीर को कह रहा है कि इससे बेहतर कोई जनरल दुनिया में। उसकी वजह है, छोटे में कवर करने की कोशिश की गई। अमेरिका को गाजा में और शायद यूक्रेन में एक पीस कीपिंग सॉर्ट ऑफ फोर्स की जरूरत है। अमेरिका इस बात को जानता है, पैसे लेकर के वो कुछ भी कर सकते हैं। पैसे लेकर उन्होंने ग्वादार चीन को बेच दिया, पैसे लेकर के पासनी अमेरिका को बेच दिया, पैसे लेकर के तुर्की को 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कराची में दी। पैसे लेके पाकिस्तानी आर्मी का जनरल कुछ भी कर सकता है। आपसे एक गुजारिश और करूंगा मैं कि आप पाकिस्तानी आर्मी के जनरलों की लिस्ट निकाल लो और फिर चेक कर लो वो कहां आज की तारीख में जिंदा है या मर गए। जो जिंदा है वो किसी के पास ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है, किसी के पास लंदन में 500 घर हैं, किसी के पास अमेरिका में कुछ है, किसी वहां का कोई भी हुक्मरान वहां नहीं रहता। देश को लूट के, देश को बेच के जेब में पैसा भर के वो भाग जाते हैं।
हर एक पंजाबी, सुन्नी, मुसलमान पाकिस्तान के जनरल के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, हर एक के पास विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर एक के पास। अब अमेरिका, क्योंकि उनको इस चीज की आवश्यकता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, उससे आपको पता पड़ेगा कि अमेरिका की आंख कब से असीम मुनीर पे लगी हुई है। आप लोगों को याद होगा कि 12 जून को असीम मुनीर को अमेरिका में खाना खिलाया, याद है आपको? कम से कम जितने लोग होते हैं तो हाँ बोल दो। थैंक यू। वो जो खाना था, सबको लगता है कि असीम मुनीर को ही वॉज इनवाइटेड फॉर लंच बाय डोनाल्ड ट्रंप। मैं वास्तविकता से आपका आज सामना करवा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को 6 दिन तक अमेरिका में हाउस अरेस्ट में रखा, कैद में रखा था उसको। अब ये 6 दिन कौन से थे, ये भी आप ध्यान से सुनिए। नहीं हंसने की बात मैं बता रहा हूं आपको। 12 जून, वाई 12 जून? क्योंकि अमेरिका ने ईरान को 60 दिन की मोहलत दी और वो मोहलत 12 जून को खत्म हो गई। 60 दिन की अगर मोहलत थी तो वो दिन कब आ गया पीछे? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल पर अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र भी नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो 22 अप्रैल के बाद हुआ, जिक्र भी नहीं था। तो असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा और ट्रंप के साथ दलिया खिचड़ी खाने की बात, वो सब 12 अप्रैल को निर्धारित हो गई। वजह थी कि अमेरिका चाहता नहीं था कि पाकिस्तान जब अमेरिका ईरान पर हमला करे तो ईरान की कोई मदद कर सके, ईरान के पक्ष में बोल सके, ईरान को कुछ दे सके। इसलिए ये भारत पाक युद्ध से इंडिपेंडेंट एक्ट था जो खाना वहां खिलाया गया था। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं वो तो खाना वहां खा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप डर के बच रहे हो ट्रंप से। हमें उन लोगों से भी बच के रहना है, ये बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग जो कह रहे हैं कि किसने क्या सरेंडर कर दिया, कहां कर दिया, उन लोगों से बच के रहना। तो जब इससे आपको पता पड़ेगा कि असीम मुनीर को भारत की वजह से उन्होंने खाने पर नहीं बुलाया और वो 7-6 दिन वो वहां रहे। उन्हीं 6 दिनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और उन्हीं 6 दिनों में ईरान के साइंटिस्ट को मारा गया। उन साइंटिस्ट की इंटेलिजेंस उन्होंने उसी असीम मुनीर से ली। उनके लीडर, मिलिट्री लीडर्स को मारा गया। उन मिलिट्री लीडर, अब कहने का मतलब यह है कि उन्होंने असीम मुनीर को एक खंजर दिया, उसको कहा कि जा बेटे इसको ईरान की पीठ में ठोक दे। और उस असीम मुनीर ने, जो कि इस्लाम का ठेकेदार बनने का प्रयास करता है, उसने ईरान की पीठ में खंजर ठोका। तो ये बात कि असीम मुनीर को का डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है, इस बात को दिमाग से निकाल दो। यहां पर कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं। असीम मुनीर से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। वो असीम मुनीर से उसकी सेना को खरीदना चाहते हैं और उस सेना से फिलिस्तीनियों का कत्ल करवाना चाहते हैं। वो गाजा में हमास को डिसआर्म करने का टास्क पाकिस्तान की आर्मी को दिया जाएगा, ये आप लिख के रख लेंगे। अब वो सिर्फ पैसों पे लेन देन पे चल रही है बातचीत। कुछ भी बेच सकते हैं, सूटकेस में ले जाकर के रेयर अर्थ मिनरल्स वहां दिखा सकते हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि कैसे पाकिस्तान अपने ही खुद के लोगों का दुश्मन बना हुआ। पाकिस्तान का जो थॉट था वो गाजा में फिलिस्तीनियों पे अत्याचार होने के खिलाफ अभी से नहीं, 1947 से ये विचार है उनका। क्योंकि इजराइल 1947 में मान्यता पाया, 1947 में ही इजराइल से अरब देशों के युद्ध चल रहे हैं और तब से पाकिस्तान उसके खिलाफ है। पाकिस्तान की एक बुनियादी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा रहा है और वही पाकिस्तान
फलस्तीनियों को जितने फलस्तीनी इजराइल ने 40 साल में नहीं मारे, उतने पाकिस्तान ने जॉर्डन में 2 दिन में मार दिए और दोबारा उन्हीं फलस्तीनियों का कत्ल करने के लिए तैयार है। इससे क्या होने वाला है? इससे पाकिस्तान की आवाम, जिसको इन्होंने भारत विरोध का चूर्ण खिला खिला करके शांत रखा हुआ था, वो उठ करके सामने आएगी। वो सवाल करेगी इस हसीम मुनीर से कि आप तो फलस्तीन की आरती उतारते रहते थे जिंदगी भर, अब जाके उन्हीं फलस्तीनियों का कत्ल कर रहे हो। इसका जवाब हमें दे। आप बलोचिस्तान में केमिकल वेपन का प्रयोग कर रहे हो सो कॉल्ड अपने लोगों के खिलाफ, इसका जवाब हमें दे दो। खैबर पख्तूनख्वा में F-16, जब आपका F-16 भारत के खिलाफ तो उड़ नहीं सका, उड़ने से पहले साला खत्म कर दिया हमने। उस F-16 का प्रयोग वो खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों के खिलाफ कर रहे हैं। ये पख्तून वही है, गोलुक जी ने बहुत विस्तार में समझाया। मैं एक चीज और जोड़ूंगा। जब 1935 में भारत में 35-37 जब भी इलेक्शंस हुए थे, तो अधिकतर स्टेट्स जो कि हिंदू डोमिनेटेड थी, वहां कांग्रेस की सरकार बनी अधिकतर, और जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वहां मुस्लिम लीग की सरकार बनी। उस समय का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अर्थात आज का खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान वो इलाका, वहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, बावजूद इसके वहां सरकार कांग्रेस की बनी। आप चेक कर सकते हैं गूगल पर। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जो एवरेज पख्तून था वो भारत के साथ मिलना चाहता था। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उस खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, शायद नेहरू जी को ही कहा था, कि आप हमें पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने छोड़ करके क्यों जा रहे हो? और उस पख्तूनिस्तान को पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा हिस्सा है। न कभी थे, न है, न हो। आज उन्हीं पख्तूनों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। बलूचों ने उनकी बत्ती गुल करके रखी। ये बात हमको बहुत जल्द दिखाई देगी कि पख्तूनिस्तान पाकिस्तान से अलग, अर्थ नो मोर पाकिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग, अर्थ नो मोर पाकिस्तान। आई विश आई कुड शो यू, मेरे पास मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा पीओजे के वापस घर वापसी, पीओजे के घर वापसी यानी नो मोर पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान घर वापसी यानी नो मोर पाकिस्तान। सिंध, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूं, हम लोग सब राष्ट्रीय गीत गाते हैं, हमने अपने राष्ट्रीय गान में से अभी तक सिंध को ड्रॉप नहीं किया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध भारत। और ये जो अभी बात राजनाथ सिंह जी ने कही कुछ दिन पहले, कि वो समय शायद आएगा कि जब सिंध फिर घर वापसी करेगा। घर वापसी नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान की रवानगी तो करवाई देगा। पाकिस्तान की जो गलती रही वो ये रही कि उन्होंने प्रजातंत्र के बजाय सैन्य तंत्र को चुना। उस सैन्य तंत्र ने अपने खुद के लोगों के ऊपर अत्याचार करके, उनको दबा के, उनको लूट के, उनके जो उनके रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करके उन्होंने उनको अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। आज वहां की जनता, आवाम इस बात को अच्छे से समझ चुकी है और इसीलिए मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, मेरी बात को याद रखेंगे। शायद हमारे जीवन काल में आपको वो मेरा नक्शा सही होता हुआ नजर आएगा। और जो आज का पाकिस्तान है
वो पांच एक भारत में आ जाएगा, एक पंजाब हो जाएगा, एक सिंध हो जाएगा, एक बलूचिस्तान हो जाएगा और एक खैबर पख्तूनख्वा हो जाएगा। नो मोर पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कोई प्रश्न अगर किसी का है तो मेरे से आप प्रश्न कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, और अगर नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एक बार आप सभी खड़े होकर भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाया। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अभी भी इसी वाला फूड किट से जब से लग हमारी जो टीम है वो ऊपर आ जाएगी। अब हम धीरे से समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज के ओजस्वी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हमारे प्रखर अतिथियों से हम सबको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, कैसे पाकिस्तान न सिर्फ भारत देश की बल्कि अनेक देशों के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना हुआ है। आज हम सबको आप सभी के द्वारा इतना महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और हम सब देश प्रेम से ओतप्रोत हुए, और इसी तरह से आप हमें ये देश प्रेम से जोड़ कर रखे और सभी लोग आज हम सबका आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और हम सब आप सभी का सॉल स्लीपर से सम्मान भी करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं श्री गौरव सिंघल जी को बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगी। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान गोलोक बिहारी राय जी का सदस्य केंद्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, उनका सॉल श्रीफल से स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय श्रीमान विवेक सिंघल जी अधिवक्ता उच्च न्यायालय को मैं बुलाना चाहूंगी। हमारे मुख्य वक्ता सम्माननीय मेजर जनरल अनुज माथुर जी प्रभारी पश्चिम क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जी का साल श्रीफल से स्वागत और सम्मान करें। एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्षमा चाहती हूँ। आगे इसी कड़ी में मैं आदरणीय श्रीमान पंकज सिंह ठाकुर जी अधिवक्ता एवं सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच को मैं बुलाना चाहूंगी। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जी का स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सिलू जी को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी का वो श्रीफल और शॉल से सम्मान करें। इसके पश्चात श्री अमित सिंह चौहान जी का मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र गहवई जी का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान करें।
मैं पंकज सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो श्री तौकीर रजा जी के सम्मान के लिए आए। मैं आदरणीय श्रीमान गौरव सिंघल जी से निवेदन करती हूं कि मोमेंटो सभी अतिथियों को दे दीजिए। मोमेंटो से हम सम्मान करते हैं सभी अतिथियों के। एक बार जोरदार ताली से सबका स्वागत और सम्मान हो। आप भी डालेंगे